जुनं भाजपचं सरकार असेल नवं महाविकास आघाडीचं सरकार, दोघंही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. या सर्व विषयावर आज भाई चंद्रशेखर आझाद हे आपल्यासोबत संवाद साधणार आहेत. यापुढचं संबोधन भाई चंद्रशेखर आझाद आपल्यासोबत करणार. आपल्यासोबत आता इथं भाई संवाद करणार आहेत. त्यानंतर आमची जी भूमिका आहे, जी अधिकृत पक्षाची भूमिका आहे, महाराष्ट्रामधले जे विषय आहेत प्रामुख्याने जसं की एस टी महामंडळाचं जो चालत असलेलं जे आंदोलन आहे त्या अनुषंगानं, प्रमोशन रिझर्वेशनच्या अनुषंगानं, मराठा रिझर्वेशनच्या अनुषंगानं, भीमा कोरेगावमध्ये जे आमच्या सहकाऱ्यांवर ज्या पद्धतीनं खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केलेली आहे त्या अनुषंगानं, एकूण महाराष्ट्र सरकार असेल किंवा पूर्वीचं जे भाजपचं सरकार असेल, दोन्ही सरकारने कशा पद्धतीनं आजपर्यंत जे काही काम केलेलं आहे, कशा पद्धतीनं इथल्या सर्वप्रथम शांति होने दीजिए, नहीं करानी पड़ेगी, होती नहीं. स्टेटमेंट दे दिया है क्योंकि यहाँ की मीडिया मुझे नहीं वो करती है, तो वहाँ मैंने स्टेटमेंट दिया है कि हम 85% बहुजन समाज के लोगों को अपनी पार्टी टिकट देंगे और जनरल सीटों पे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के वो समर्पित ईमानदार नौजवानों को मौका देंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. सीट पे आप और जाति के लोगों को खड़ा करेंगे क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रिजर्व सीटों पे रिजर्व कैटेगरी के लोग रिजर्व सीटों में ये देश का जो संविधान है इससे घातक है, तो ये बात सही है क्या? राजनाथ उन्होंने कहा है, राजनाथ आंबेडकर ने, कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है जो बंद करना चाहिए और जो रिजर्वेशन है कर्मचारियों का जो शिक्षण में जो होना चाहिए वो बढ़ाना चाहिए और ये बंद करना चाहिए. इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बाबा साहब ने जो कहा बहुत सोच समझ के कहा होगा. वर्तमान की परिस्थिति जैसे मैंने कहा ना, विचार स्थायी नहीं है. बुद्ध ने भी कहा है विचार. रिजर्वेशन के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ, उस समय जो बाबा साहब ने राजनीतिक परिस्थितियां देखी और जो महसूस किया कि इससे क्या तैयार हुआ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन से कौन से लोग आगे बढ़ गए, वो लोग जिनको दूसरे लोगों ने आगे बढ़ाया और वो अपनी पार्टी के प्रति, अपने लोगों, दूसरे लोगों के प्रति समर्पित हुए, अपने लोगों के प्रति समर्पित नहीं हुए. इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कहा. मैं भी ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से ऊपर उठ के जो नियुक्ति में रिजर्वेशन जिसकी बात आप करें वो 100% होना चाहिए. जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी. एक बात. दूसरी बात, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का नुकसान है हमें. देखो, सभी पार्टियां टिकट किस बेस पे देती हैं कि जिस जाति का ज़्यादा वोट होता है उसको टिकट देती हैं, बाकी उनका कैडर सहयोगी लोग मदद करके आगे बढ़ाते हैं. पॉलिटिकल रिजर्वेशन के वजह से शेड्यूल कास्ट के लोग सिर्फ रिजर्व सीटों तक सीमित रह गए. जिन सीटों पे हमारा वोट 4 लाख 3 लाख है, वहाँ भी हमें कोई टिकट नहीं देता, वहाँ हम पीछे खड़े थे. इसलिए हमने तय किया कि हम अपनी पार्टी से जनरल सीटों पर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो. बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चलना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी. आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो आने वाले समय में जो चुनाव है, इसके क्या नतीजे हैं, मतलब क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? ये तो यहाँ के हमारे स्टेट के जो लीडर्स हैं ना वही बता सकते हैं. देखो, हमारा काम क्या है ना, हम इनके सहयोगी. देखो, ये इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, इनको रियलिटी में पता है कि किस तरह से किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं. तो सहयोग के रूप में जैसे आपको अभी कुछ दिनों बाद जब ये संवैधानिक पदों पर चले जाएंगे आगे बढ़ के, तो आप इनको भी सुना करोगे. इतनी लंबी प्रेस वार्ता तो आपने सुनी नहीं होगी कभी. देखो, तो अब आप उनको भी सुना करोगे. इसलिए हम राजनीतिक शक्ति का निर्माण कर रहे हैं. जैसे कैलाश साहब बैठे हुए हैं, मुंबई के हमारे अध्यक्ष हैं. आप राहुल प्रधान साहब हैं, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं. आप जो है आनंद बाबू हैं, आप जो है वाकेगर साहब हैं, और भी ये तमाम साथी, और उधर हमारी बहन बैठी योगिनी पगार है. तो हम नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब तक की जो लीडरशिप थी ना, वो राजनेता थे, वो झूठ, जमूले, वादे, झूठे वादे, बेवकूफ़ बनाना, हत्या करना, दंगे कराना, इनको राजनीति समझते थे. और हम समझते हैं कि मेहनत से राजनीति होकर अवसर मिलना चाहिए. सर जी, 10 साल के बाद रिजर्वेशन कर सकते क्योंकि हम जातिवाद के शिकार हैं. हम किसी भेदभाव नहीं कर सकते क्योंकि हम तो सदियों से सहते आए हैं. हम तो जो हम बदले की नहीं, बदलाव की भावना से काम करना चाहते हैं, अवसर की तलाश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं. आप देखो, कोई इंसिडेंस हो पूरे देश में, सबसे पहले भीम आर्मी के लोग जाते हैं. किसी जाति धर्म को नहीं वो करते. त्रिपुरा का मामला हो, सबसे पहले भीम आर्मी के लोग बोले. लखीमपुर का मामला हो, सबसे पहले भीम आर्मी के लोग बोले. CN पर NRC आया, मैं मात्र एक व्यक्ति था जिसकी गिरफ्तारी हुई जमा मस्जिद से. 27 दिन मैंने जेल काटी. हमारे लोगों ने आंदोलन भाग लिया, 20-20 लोगों की हत्याएं हुई. तो आप समझिए कि ये साझा आंदोलन है, इसको किसी एक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. सरकार तो आती रहती है, अपने हित के बारे में सोचा. ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इससे बराबर में नंदुरबार 70% आदिवासी आबादी है, और जो आदिवासी अपनी ज़मीन तैयार करता है उसको सरकार पूंजीपति को देती है, अपने इंडस्ट्रियल दोस्तों को देती है. तो हम मर ही तो रहे ना सर. अब मैं ऐसे लोगों पे समय नहीं खराब करूँगा, क्योंकि आप ये बात समझते हैं कि अवार्ड आजकल किस तरह से मिल रहे हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है.
क्योंकि मतलब आप समझिए कि आप किसके विषय में बोल रहे हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। मैं आपको बस ये स्पष्ट बता दूं कि आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली। भारत में आरएसएस को छोड़ के कोई ऐसा संगठन नहीं जिसने बलिदान न दिया, कोई ऐसा धर्म नहीं जिसके लोगों ने फांसी या जिनकी हत्याएं ना हुई, कोई ऐसी जिला नहीं जिस जिले से बहनों के सुहाग और माओ की जो है ना कि कोख जो ना सुनी ना हुई हो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने, कितने ऐसे समाज है जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। और मैं जहाँ से आता हूँ उसके बराबर में पंजाब पड़ता है, जहाँ से माननीय काशीराम साहब बिलोंग करते थे। वहाँ 19 साल के करतार सिंह सराभा ने शहादत दी। उनसे प्रेरणा लेके शहीद आजम भगत सिंह जी ने शहादत दी। उनसे प्रेरणा लेके उनके साथी के रूप में काम करने वाले सरदार उधम सिंह ने 21 साल के अंतर के बाद जो है ना जनरल ओडवायर को वहाँ जाके लंदन में जाके मारा। ठीक है, यहाँ इस रहते तमाम तरह के आंदोलनकारी लोग हुए, उन्होंने लाठियाँ सही, जेल सही, काला पानी की सजा हुई, यातनाएं सही, कितने लोगों को मार के लटका देगा। मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा हुआ है, आज तो हम लोग नकार देते हैं, लेकिन मैं जहाँ से आता हूँ यूपी की धरती से, वहाँ एक जगह पड़ती है शामली और दिल्ली के बीच डिस्टेंस है लगभग 80 से 100 किलोमीटर का। मेरे आज भी याद है जब ये आंदोलन चला और हमने इस इतिहास को लिखा गया, हमने पढ़ा तो बताते एक पेड़ पे एक मौलवी को मार के लटकाया गया। इतना अंग्रेजों ने उत्पीड़न किया। तो आज़ादी आराम से थोड़ा ही मिली है। आज़ादी के लिए तो ना खून मतलब लोहे के चने चबाए लोगों ने, और किस तरह से आंदोलन चला। आज तुम खुले बैठ कर आज़ादी के लोग ऐसे थोड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते होंगे। देखिए भगत सिंह ने असेंबली पे बम फेंका और क्या कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। मानव मूल्यों को समझते तो किसी के ऊपर नहीं फेंका, लेकिन फिर भी फांसी की सजा हुई और हंसते हंसते कबूल की। 23 साल के नौजवान, मैं 35-36 साल का हूँ, मुझसे 13 साल छोटे रहे होंगे भगत सिंह। क्या ऊर्जा रही होगी देश के लिए लड़ने की। ऐसे महापुरुषों का बलिदान। अगर आप विजय सिंह पथिक, फांसी की सजा 78 गुर्जर समाज के लोगों को, धन सिंह कोतवाल गुर्जर, माता दिन वाल्मीकि, ऐसे लोगों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना प्राण जो है निछावर कर दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे कबूल किए, उनकी शहादत को का अपमान है ये। और ये सिर्फ चाटुकारिता की वजह से है, इसकी वजह से अवार्ड मिला है। बहुत उनको अवार्ड मुबारक। लेकिन यह याद रखें कि देश भावनाओं से नहीं, देश दिलों को जोड़ने से बनता है, और देश की शहादत को नकारा नहीं जा सकता। केंद्र में मंत्री क्या कहें? देखिए मैं तो एक आम आदमी, मैं मंत्री जी के बारे में क्यों कुछ कहने लगा। देखिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरा काम किसी को कुछ कहना नहीं है। देखो जो पावर में है उसको कहना पड़ेगा सर, क्योंकि हमें अपने अधिकार चाहिए। लोकतंत्र में बहुत अच्छी तरह समझाऊँ। लोकतंत्र क्या है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा लोकतंत्र में सत्ता के साथ विपक्ष की बहुत अहम भूमिका है। आज सत्ता के विपक्ष कमजोर हुआ तो देखा, बाउंसरों के जरिए, मार्शल के जरिए कानून पारित हो जाते हैं राज्यसभा लोकसभा में। ये क्या है? ये लोकतंत्र है? ये तो तानाशाही डिक्टेटरशिप। इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा देश को। आज देश की संपत्ति को बेच दे रहे हैं पैसे वाले लोगों को, अपने साथियों को। कल सरकार सिस्टम नहीं रहेगा तो गरीब कहाँ जाएगा? 84 करोड़ लोग सस्ता राशन लेते हैं। जब ये सिस्टम खत्म हो जाएगा तो 84 करोड़ लोग भूखे नहीं मरेंगे क्या? आज भी बड़े बड़े मॉल और सब चीज़ें बनी हुई हैं, बड़े बड़े बंगले बने हैं जहाँ 1-2 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ आज भी लाखों लोग सड़क पे खुले आसमान में सोते हैं। आज लोग भी मंदिर मस्जिद के बाहर आश्रित हैं, गुरुद्वारों के बाहर भी उनको भोजन मिल जाए। तो 70 साल में हमने बनाया क्या? 70 साल में चंद अमीर लोग अमीर हो गए और गरीब लोग गरीब हो गए। आज भी बुनियादी रूप से सुविधाएं नहीं मिली। सरकार की जिम्मेदारी होती है। समाज कार्यों के बारे में आपकी क्या चिंता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए मैं एक संगठन का विषय मैं आपको बताता हूँ जिसको आरएसएस कहते हैं। बाबा साहब के जिंदा रहते उन्होंने बाबा साहब की सब यात्रा निकाली, ये पूरे जग जाहिर सबको पता है। लेकिन आज बाबा साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें वो लगाते हैं अपने यहाँ और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। तो समझने की बात ये ना, लोग राजनीतिक स्वार्थ में अगर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को धोखा दे रहे हैं तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को धोखा नहीं दे रहे, खुद को दे रहे हैं। क्योंकि एक तथागत बुद्ध ने भी कहा है ना कि विचार कभी अस्थायी नहीं होते, विचार परिवर्तित होते रहते समय के हिसाब से। तो आदमी को अपने व्यक्तित्व को भी परिवर्तित करके एक इंसान बना जाए। सबसे बड़ा मजहब अगर धर्म कोई है वो इंसानियत है। अगर आप इंसानी नहीं बन पाए तो आप किसी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। देखो सभी जाति धर्म के लोगों में, जैसे यहाँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पैदा हुए, वो वंचित वर्ग शेड्यूल कास्ट से नहीं आते लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए स्कूल खोले। तो हर समाज से भी अच्छे प्रयास हो सकते हैं। तो बाबा साहब तो एक सामूहिक विचारधारा है। बाबा साहब से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। ये किसी और ने नहीं कहा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरे हित में और राष्ट्र हित में टकराव होगा तो मैं राष्ट्र की तरफ खड़ा रहूंगा। लेकिन समुदाय के प्रति जिम्मेदारी को भी उन्होंने समझा। तो ऐसे राष्ट्रभक्त बाबा साहब अम्बेडकर को जिनको लंबे समय तक नकारा गया, आज उनके आदर्शों पे हमें चलने की जरूरत है। उनको धोखा देने की नहीं, उनके विचार को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हम लोग सार्थक प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें बदल जाएंगी। आज काफ़ी बदलाव हुआ है।
आज देखिए, आज हम पे ये सोफे भी हैं बैठने के लिए, आज आप लोग हमें सुन भी रहे हैं। आज़ादी से पहले ऐसा कहाँ था? तो संविधान लागू हो चुका है, लेकिन संविधान को, जो संविधान में जो अधिकार, राइट्स, कानून बने हैं, उनको लागू करने के लिए वंचित वर्ग के लोगों के हाथ में भी अब राजनीतिक शक्ति आनी चाहिए। इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कब तक हम लोग जो है पूछ बने रहेंगे? अब हम लोग जो है ना प्रथम पंक्ति में खड़े होकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं। उसके लिए हम राजनीतिक चेतना वंचित वर्ग के लोगों में जागरूक कर रहे हैं। जिनका वोट है उन्हीं का तो राज होगा। अब तो जिनका वोट नहीं उनका राज है, इसलिए इस पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। ये राजतंत्र में होता था कि जिनका वोट कम है उनका राज होता था। ये लोकतंत्र, जिनका वोट ज़्यादा उनका राज होना चाहिए। इसलिए हम वंचित वर्ग के लोगों को तैयार करें। मैं एक चीज़ समझाऊँ, आपके माध्यम से दुनिया, पूरे भारत के लोगों को समझाना चाहता हूँ, जब लोग सुनेंगे कि लोकतंत्र है, यहाँ एक गरीब आदमी की वोट की वैल्यू भी इतनी है और जितनी वोट की वैल्यू एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर की है। और एक गरीब का बेटा भी, वो किसी जाति धर्म का, वो भी अपनी मेहनत से सपना देख के लोगों को तैयार करके आगे बढ़ सकता है, यानी कि वो विधायक और MP बन सकता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जब सरकार से कोई मांग ज़्यादा नहीं करेंगे, अपनी शक्ति बनाएंगे, राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लेंगे और जो करना है उसको करके दिखाएंगे। तो मैं प्रयास करूँगा 31 जुलाई को मैं वहाँ आऊँ, क्योंकि यूपी इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो मैं आऊँगा और अपनी वहाँ लोगों से मिलूंगा। मैं हमेशा भीमा कोरेगांव भी आता हूँ। इस इलेक्शन के बीच में मैं 1 जनवरी को आने वाला हूँ भीमा कोरेगांव। लेकिन बेसिक क्या है, कब तक हम ये याद रखते रहेंगे बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया? हम बाबा साहब के जिनको अधिकार बाबा साहब दिए वो क्या कर रहे हैं, ये भी सोचने का विषय है। एक बाबा साहब हमें इतने बड़ा अधिकार देके चले गए, देश को लोकतंत्र देके चले गए, संविधान, उनके इतने बड़े, इतने फॉलोवर्स, वो देश को क्या दे रहे हैं? देश लूट रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, फिर महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का चीरहरण होता है, सरेआम बच्चों की जो है ना इज्जत आबरू लूटी जाती है, उनकी हत्या होती है, एसिड डाला जाता है। फिर यहाँ आज भी सामाजिक गैर बराबरी है। कहीं अभी राजस्थान में घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया गया, कहीं मूछों के ऊपर हत्या हो जाती है। तो आप समझते हैं कि आज भी देश के अंदर भाईचारा नहीं बना। आज हम अंदर से इतने टूटे हुए हैं कि हम बाहर वाले से क्या लड़ेंगे। तो पहले हमें देश के अंदर भाईचारा बनाना चाहिए। इसलिए हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम अपना भाईचारा बनाएं, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम इस भाईचारा को आगे बढ़ाएं। ये कि वो कराएंगे, लेकिन नहीं हुआ, इसकी तकलीफ है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस कार्य को भी जल्दी कराए। महाराष्ट्र के विभिन्न प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, वरिष्ठ कॉलेज, अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, उनके कार्यकर्ताओं के निजी संगठन द्वारा संचालित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज अभी भी बड़े पैमाने पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को क्या आरक्षण जो है वो उनमें पूरा नहीं किया जा रहा, जबकि होना चाहिए था। ये संवैधानिक व्यवस्था है, जो राइट संविधान द्वारा मिले उनको लागू कराना चाहिए था, लेकिन सरकारें नहीं करा रही है। इस श्रेणी के आरक्षण को पूरा करने के लिए गैर अनुपालन संस्थानों के चालकों के खिलाफ अत्याचार अधिनियम, एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ कि जो तमाम गैर सरकारी संस्थान बने हुए हैं उनमें आरक्षण नियमावली फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि वो सरकार या सरकार रिलेटेड, जनप्रतिनिधि से रिलेटेड उनके दोस्त साथियों, बिजनेसमैन के स्कूल्स हैं, संस्थाएं हैं, तो उनमें आरक्षण नियम फॉलो नहीं हो रहे। और हम चाहते हैं ये हो, क्योंकि नियम फॉलो होगा तो वंचित वर्ग के लोगों को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। क्योंकि जो अभी सिस्टम बना देगा, एक तरफ सरकारी शिक्षा, एक तरफ महंगी शिक्षा है, तो महंगी शिक्षा में ये जो वंचित वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, वहाँ जा नहीं पा रहे। तो जब ये कहा है ना कि भाई राइट टू एजुकेशन सबका अधिकार है, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो फिर गरीब आदमी अच्छी शिक्षा क्यों नहीं ले सकता? इसलिए हमारा ये प्रयास है कि जो इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है, आरक्षण को लागू नहीं कर रहा, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको पता लगे कि भेदभाव अपराध, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, अभी हो रहा है। और एक इम्पोर्टेंट है, 2014 से 2011 तक, 2019 तक महाराष्ट्र राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार थी। आज भी संभाजी भिड़े जैसे दंगई अपने समर्थन से युवाओं को भड़का रहे हैं। 2019 के बाद महाराष्ट्र राज्य में सिर्फ नाम के लिए प्रगतिशील सरकार आई है। वर्तमान सरकार ने पिछड़े वर्गों को तबाह करने की कोशिश की है। भीमा कोरेगांव घटना के बाद मुख्य सूत्रधार संभाजी भिड़े को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई युवा अम्बेडकरवादियों और वरिष्ठ अम्बेडकरवादियों को के खिलाफ भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। आज की तथाकथित प्रगतिशील सरकार को यह बहुजनवादी भूमिका निभाने की जरूरत है। आज की सरकार ने प्रमोशन आरक्षण रद्द कर असंवैधानिक काम किया है। मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ। जैसे भीमा कोरेगांव का मामला हुआ, वो पूरा इंसिडेंट एक पूरा प्लानिंग से हुआ था।
और क्योंकि हम लंबे समय से भीमा कोरेगांव को सेलिब्रेट करते हैं, विजय स्तंभ हमारे लोग जाते, बाबा साहब अम्बेडकर जाते थे, पूरे देश से लोग आते हैं, लाखों की संख्या में शामिल होते हैं। कुछ लोगों को बात चुभ रही है और उन्होंने एक जातिगत सामाजिक द्वेष पैदा करने के लिए उस दिन वहाँ जानबूझ के षड्यंत्र से झगड़ा करा, जिसमें जिन लोगों ने करा वो तो अपने घर है चैन से। भाई पिछली सरकार के वो लोग समर्पित लोग थे, उनके अपने लोग थे, तो उन्होंने तो उनको जेल भेजना नहीं था। लेकिन इस सरकार से जो खुद को प्रगतिशील सरकार कहती है, बहुजनवादी सरकार कहती है, और ये कहती है हम सबके साथ खड़े हैं, तो उनको भेजना चाहिए था, तो उन्होंने भी नहीं भेजा। जबकि पिछली सरकार ने जो निर्दोष अम्बेडकरवादी लोग थे, युवा और वरिष्ठ जो चिंतक थे, जो एक्टिविस्ट थे, उनको जेल भेज दिया। एक एक्टिविस्ट साहब की तो जेल में भी डेथ हुई, स्वामी जी की। बहुत सारे लोग, आनंद तेलतुम्बड़े साहब और तमाम लोग जो है अभी जेल में बंद है। हमारा प्रयास है कि ये सरकार तो कम से कम निर्दयी ना हो, ये सरकार तो उनको छुड़ाने का काम करे, उनको मुकदमे रद्द करे। और अगर ये सरकार भी नहीं करती तो फिर हम पे आम जनमानस पे क्या रास्ता, फिर हम पे आंदोलन का रास्ता है। तो हम फिर आंदोलन के रास्ते इस सरकार से अपने लोगों को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो मैं कई सारे मुद्दे जो मैंने आपके सामने रखे, आपके जरिए महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचेंगे, और जो और भी मुद्दे हैं उन पर महाराष्ट्र की टीम काम कर रही है। मुझे विश्वास है आने वाले कल में इलेक्शन भी और तमाम तरह की चीज़ें, महाराष्ट्र में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक बड़ी ताकत बनेगी। अभी भीम आर्मी के जरिए संविधान यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है, वो लगभग समापन की ओर है। आज वो दुले आ रही है, दुलिया जो है ना, वो संविधान जागृति यात्रा भी आ रही है, क्योंकि आरएसएस और भाजपा केंद्र की सरकार संविधान खत्म करना चाहती है, और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी भारतीय संविधान की रक्षा कर रही है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ। तो बाबा साहब की दोबारा हत्या नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग इस संविधान की सुरक्षा करने के लिए संकल्पित हैं और आखिरी हद तक लड़ेंगे। धन्यवाद, आपका सबका जय भीम और आभार। देखिए, केंद्र सरकार ने खुशी से तो नहीं लिए, तो 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई है। 1 साल से आंदोलन चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी वास्तविकता में जनहित के लिए इसको देखते या किसानों का हित देखते तो इसको बहुत पहले ले लेते वापस, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि अभी यूपी, पंजाब और हरियाणा में इलेक्शन, वो उसमें उत्तराखंड में, और ये तीनों स्टेट में किसान प्रभावित करता है। और मैं भी उन्हीं स्टेट में से एक स्टेट से आता हूँ, दोनों जगह हमारा भी काम है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का। तो किसान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसने नहीं दे रहे गाँव में अब, क्योंकि सिर्फ सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ चुनाव लड़ना है। बाकी महंगाई से, बेरोजगारी से, किसानों की परेशानी से, युवाओं की परेशानी से, या महिलाओं के जो सशक्तिकरण और उनकी जो सुरक्षा की इनकी परेशानी जनता को लड़ना है। तो चुनाव आया, तो चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये सारा प्रोपगंडा रचा। ये पार्लियामेंट का भी अपमान है, एक चुनी गई सरकार का। और जब वो पास होता है कोई भी बिल, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते अकेले, पूरी पार्लियामेंट में उस पर बहस होकर कानून बनता है, और प्रधानमंत्री जी अपने निजी फायदे के लिए अचानक से उसको ले लेते हैं इस तरह वापस। तो ये एक प्रोपगंडा होना ये चाहिए था। जो बिल लोकसभा में पास हुआ था वो लोकसभा में ही खारिज होना चाहिए था, उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लाके दोबारा से एक विधेयक लाके उसको करना चाहिए था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने किया कैसे कि गुरु पर्व के दिन किसानों को साधने के लिए किया। तो प्रधानमंत्री जी झूठे हैं, और एक तानाशाह के युग की अंत की शुरुआत हो चुकी है। आज तक उन्होंने वो कभी नहीं झुके थे, लेकिन दोबारा से जैसे हमें आज़ादी मिली थी और भारतीय संविधान ने जो ताकत दी है आंदोलन की, उसके जरिए किसानों ने तानाशाह को झुका दिया। और अब मुझे लगता है दोबारा कोई तानाशाही नहीं करेगा। अगेन लखीमपुर की बात पूछ रहे हैं, लखीमपुर में जो हुआ उस बारे में आपका क्या? हाँ, मैं यही आपको स्पष्ट करूं कि लखीमपुर खीरी में जो आरोपी है वो कोई आम आदमी नहीं है, कोई गुंडा मवाली नहीं है, वो केंद्र सरकार का मंत्री है, राज्य मंत्री है, केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री, और उनका बेटा आरोपी है। अब जिस सरकार का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किसानों को गाड़ी से कुचल देता है और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते, 750 किसानों की उस पर शहीदगी पे एक शब्द नहीं कहते, किसानों के साथ कीले लगाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते, कुछ नहीं कहते, तो मैं समझता हूं कि लखीमपुर के हत्यारों को बचाने का बड़ा प्रयास हुआ। किसान आंदोलन और जन विपक्ष के आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा। मैं तो वो पहला व्यक्ति था जो लखीमपुर खीरी पहुंचा, तमाम बाउंडेशन के बाद 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के अकेला आदमी, तब मैं पहुंचा। और फिर इसी दबाव, जनता के दबाव के सामने सरकार झुकी और उनका बेटा गिरफ्तार हुआ। आप देखिए रिपोर्ट चल रही है, जिनको झूठ उस समय तमाम से बचाने का प्रयास किया था, आज वो साबित हो रहे हैं कि वो घटनास्थल पे थे, उनकी जो है वो लाइसेंस से हथियार से फायरिंग हुई है। और मुझे लगता है कि जब अच्छी तरह से जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, वो होगी तब जब ये संवैधानिक पद पे नहीं रहेंगे। अभी तो वो संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके पुलिस और अधिकारियों, जांच अधिकारियों को रोकने का काम कर रहे होंगे। अगर वो सस्पेंड किए जाएं, उनको हटाया जाए पद से, तब मुझे लगता है निष्पक्ष जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा और आरोपी जेल जाएंगे और फिर कभी दोबारा कोई लोकतंत्र और किसानों को या आंदोलन कुचलने का प्रयास नहीं करेंगे।
माध्यम से अपनी बात रखने के लिए आज हम लोग आपके बीच है। कुछ बुनियादी मुद्दे हैं यहाँ के जो यहाँ से रिलेटेड है, नेशनल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे, और मैं उन पे अपनी बात रखना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जरूर जाएगी। पहला मुद्दा है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है उसके कर्मचारी अपनी जायज़ मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वो हड़ताल पे भी है। राज्य सरकार कर्मचारियों की मांग और निगम के विलय के संबंध में उचित निर्णय सरकार को लेना चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी इनके आंदोलन का तहे दिल से स्वागत करती है, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 सबको अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की आज़ादी देता है और वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा उनको समर्थन है। दूसरा, धुले शहर के मुख्य बस स्टैंड स्थित जो संदेश भूमि, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर खुद आए थे, अब पूरे देश का जो बौद्धिस्ट समाज है या पूरे देश का जो अम्बेडकरवादी समाज है वो चाहता है, मैं उन्हीं सब की तरफ से बोल रहा हूँ कि उस जगह को, उस पावन भूमि को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। ये भी सरकार से हमारी मांग है और उसका समुचित विकास किया जाए, क्योंकि अभी वो जगह तो हमारे लोगों ने अपने दम से जिस तरह से वो मेंटेन की हुई है, लेकिन सरकारी तंत्र से मेंटेन होगी तो वहाँ वो संदेश भूमि लोग आएंगे, जाएंगे, देखेंगे और प्रेरणा लेंगे। तीसरा, सरकारी और अर्ध सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति आरक्षण बहाल किया जाना चाहिए। इसके माध्यम से आरक्षित संवर्ग से नियुक्त पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी अपने संवर्ग शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदोन्नति आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मिलना चाहिए पदोन्नति में आरक्षण, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप वहाँ चेयर की पोस्ट पे नहीं जाएंगे तो आप वहाँ से कोई एजेंडा, नीति नहीं बना सकते। अभी तो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो नीति सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग बनाते की पोस्ट पे, उसी को फॉलो कराते हैं, जबकि आरक्षण व्यवस्था का बेसिक ये था कि इस व्यवस्था के जरिए इन वर्गों से आए हुए लोग उस समुदाय के हितों की रक्षा के लिए, उनकी तरक्की के लिए नीतियां बनाएंगे। तो वो मौका नहीं मिल रहा है रोस्टर खत्म होने के बाद, तो ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। चौथा, भारत रत्न महामानव इंदु मिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के बारे में राज्य सरकार निष्क्रिय और उदासीन क्यों है? उस स्मारक को पूरा करने के लिए सरकार को काम की प्रगति के लिए कदम उठाने चाहिए। स्मारक का काम को जल्द पूरा करना चाहिए। पिछली सरकार ने भी ऐसा किया।